और अब हम बात करेंगे क्लास की, राइट। तो अभी आप अपने पहुंच जाइए, कहां पर पहुंचोगे? अब पॉपुलर पार्टिसिपेशन के ऊपर पेज नंबर मेरी बुक में 70 है, और ये है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक 4.3 का पार्ट, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। ठीक है। अनदर, मैं पढ़ रहा हूं, अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेदर द पीपल पार्टिसिपेट इन इट विद द इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मतलब जोश, यानी कि दूसरा तरीका कि क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस को चेक करने का ये है कि कितने जोश के साथ लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in this exercise. अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, ठीक है ना, साफ सुथरे नहीं है, उसमें धांधलीबाजी होती है, तो लोग उसमें पार्टिसिपेशन कम करते हैं। उनको पता है कि हमारा वोट डालने से कोई फायदा तो है नहीं, धांधली होती है इलेक्शंस में, तो इस वजह से कम पार्टिसिपेशन करते हैं। नाउ रीड द चार्ट एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन्स अबाउट द पार्टिसिपेशन इन इंडिया। तो मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर जो चार्ट है वो दिखा रहा है ये यूनाइटेड किंगडम का, कि यूनाइटेड किंगडम में 1991 के अंदर 78% वोटिंग टर्नआउट था। यानी कि 78% वोटिंग टर्नआउट का मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 अगर हम बात करें तो 78 पीपल्स ने वोट डाला, बाकी वहां पर भी उनके यहाँ पे 22 लोगों ने वोट नहीं डाला आउट ऑफ 100। अगर भारत में देखें 1991 में, तो यहाँ पर 56% ऑफ वोट ऑफ टर्नआउट है। ठीक है ना। तो भारत में लोग, अगर आप यूके से कंपेयर करते हैं, तो कम लोग वोट डालते हैं। ठीक है, समझ गए बेटा। तो इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड द प्रिविलेज सेक्शन। कि भारत के अंदर जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो ज्यादा वोट डालते हैं, जो प्रिविलेज लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके बजाय। वेरी गुड। अच्छा, तुम लोग ना बिल्कुल दिल लगा के काम करते रहो, जोश के साथ। ठीक है ना। क्लास को फॉर्मेलिटी नहीं समझना है, जबरदस्ती चलो सर ने डराया है, धमकाया है, ऐसे नहीं, दिल से आना है और दिल से काम करना है। और मैं खींच तो दूंगा ही तुम्हें, अगर तुम लोग नहीं करोगे तो फिर मैं बहुत सारे तरीके अपनाने वाला हूँ। क्लास को मिस किया, स्किप किया, टाइम पे नहीं आया, मेरे पास बहुत तरीके हैं, प्यार से कर लो, आप भी इंजॉय करोगे। तो ये बात हो गया, दिस इज द कॉन्ट्रास्ट टू द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। मतलब वेस्टर्न का मतलब बेटा है यूरोप। यूरोप, जब वेस्टर्न की बात करते हैं ना, तो यूरोप के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक, और वहां पर लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है ना। वहां पर सब लोग बहुत वोट डालते हैं, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है, जबकि एशिया के अंदर इतना ज्यादा नहीं है अगर कंपेयर करें यूरोप के। अब बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल इन यूनाइटेड। ये बेटा माइक को बंद कर दे, जिसके यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही है अपने माइक को स्विच ऑफ करके रखे बेटा। फॉर एग्जाम्पल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड द हिस्पैनिक्स वोट्स मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल। देखो, अमेरिका के बारे में एक और मैं बात बता देता हूं, शायद आप जानते भी होंगे कि अमेरिका के अंदर जो लोग रह रहे हैं ना, वो अमेरिकन कोई नहीं है। ठीक है ना। अमेरिका के अंदर ऑल द पीपल्स आर माइग्रेटेड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना। आज जो अमेरिका में देख रहे हो, कोई इंडिया से गए हुए हैं, कोई पाकिस्तान से गए हुए हैं, कोई चाइना से गए हुए हैं, या फिर अफ्रीकन नेशनल्स के बहुत लोग हैं। ठीक है ना। अफ्रीकन कंटिनेंट से गए हैं, एज ए लेबर गए और वहीं पर एस्टेब्लिश हो गए। तो ये आपको पता लग गया। भारत है, भारत में भारत के लोग रहते हैं ज्यादातर, लेकिन अमेरिका के अंदर सब लोग बाहर से आए हुए हैं। ये बात आपको दिमाग में होना चाहिए। जी, आपको ये बात पता था, अच्छी बात है।
और भी सभी को पता होगा। तो अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब ये है कि जो अफ्रीका से आके अमेरिका में जिनको सिटीजनशिप ले लिया जिन्होंने, दिस आर दी अफ्रीकन अमेरिकन। और ये हिस्पैनिक्स क्या है वो मैं जान लूंगा फिर मैं बताऊंगा, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। ये मेरे नॉलेज में नहीं है। Common people in India attach a lot of importance to the elections. They feel that through elections they can bring pressure on the political party to adopt policies and programs favorable to them. यानी कि जो लोग आम लोग हैं इंडिया में, वो लोग पार्टिसिपेशन ज्यादा करते हैं, वो इम्पोर्टेंस देते हैं इलेक्शंस को, और उनका ऐसा सोचना है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर डालकर, दबाव डालकर वो ऐसे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ला सकते हैं जो उनके लिए अच्छे हों। ठीक है ना, जो कॉमन लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं। तो they also feel that their votes matter in the way things are run in the country। और जो कॉमन पीपल्स का ये भी सोचना है कि उनका वोट जो है मैटर करता है देश को चलाने में। ये आम लोग सोचते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते। अब ये देखो सोशल ग्रुप्स के बारे में दे दिया, वोट टर्नआउट इन इंडिया एंड यूएस बाय द सोशल ग्रुप्स। ये मैप को आप थोड़ा पढ़ना सीख लीजिए, कुछ नहीं है। देख, इन्होंने सिर्फ दो सोशल ग्रुप्स को दिखाया है, और एक तो इंडिया का दिखाया है, वो रेड कलर से दिखाया है, और ये ब्लू कलर से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का दिखाया है। तो अपर क्लास यहाँ पर 56% इंडिया में वोट डालती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस 58% ऑफ वोट टर्नआउट, और शेड्यूल कास्ट 60 और एसटी 61। इसका कारण भी है, इंडिया के अंदर आपको पता है रिजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह ये सब कुछ, हमारे वोट का जो टर्नआउट है वो भी कास्ट के ऊपर, रिजर्वेशंस के ऊपर लोग वोट डालते हैं, ये आपको पता ही है। The interest of the voters in the election related activities has been increasing over the years. During the 2004 elections, more than 1/3 voters took part in the campaign related activities. ये बोल रहे हैं कि अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, और इलेक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनके अंदर पीपल स्टार्टेड पार्टिसिपेशन नाउ, लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। More than 1/3 voters took part in the campaign related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or the another parties. लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि हम किसी न किसी पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। यानी कि ये कह रहे हैं 2004 उसके बाद में लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में बढ़ा है, और अपने आप को लोगों ने क्या है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट कर लिया कि भाई हम तो बीजेपी के साथ हैं, कोई बोलता है हम कांग्रेस के साथ हैं, कोई बोलता है हम जेजेपी के साथ हैं। तो ऐसे लोगों ने अपने अलग अलग पार्टी के साथ अपना लॉयलिटी दिखाई है। ठीक है ना। तो दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज इन इंडिया, ये सब आप देख पा रहे हो, ये इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज का है। 1996 में क्या ग्राफ था, अरे देख पा रहे हो बेटा, 4 नंबर पे पढ़ रहा हूं, दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज। ये 1996 2004 का सर्वे किया हुआ है, और इसमें दे रखा है कि 1996 में बहुत कम लोग 8% लोग पार्टिसिपेशन करते थे, 1998 में 13 हो गया, और 1999 में 21, और 2004 में ये 32 हो गया। हाँ, तो ये ग्राफ्स वगैरह को भी देख लिया करो, राइट। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन आउटकम, यानी कि जो इलेक्शंस के जो परिणाम आते हैं उनको पीपल किस तरह से देखते हैं, लोग क्या सोचते हैं कि इलेक्शंस के जो रिजल्ट है वो सही है या नहीं। इसके ऊपर आपने देखा होगा, जो नॉर्मली मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस चैप्टर का रिजल्ट चैप्टर से नहीं ले रहा हूँ,
कि आजकल पॉलिटिकल पार्टी काफी अपॉर्चुनिस्ट बन गई है, अवसरवादी, मौका प्रस्त बन गई है। जब इलेक्शंस के रिजल्ट ठीक ठाक उनके फेवर में आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इलेक्शंस बड़े फ्री एंड फेयर थे, बहुत बढ़िया थे। जब वो जीत जाते हैं तो इलेक्शंस का जो इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया। अगर वो हार गए, अगर वो हार गए तो उनका कहना होगा कि भाई जो इलेक्शन कमीशन सरकार का हो गया है, सरकार की गोदी में बैठा हुआ है और सरकार जैसे कहती है वैसे करता है, इलेक्शन कमीशन घूस लेता है। ये सारे आरोप बोलेंगे कि ईवीएम मशीन्स जो है मैनिपुलेट करते हैं, वोट किसी को डालो कमल को वोट जाता है। तो ये तो पॉलिटिकल डर्टी पॉलिटिक्स है, जिसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भी सरकार में होगी उसके अगेंस्ट अपोजिशन ने बोलना ही है। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूं कि वो बोलेंगे ईवीएम मशीन को टेम्पर किया है, मैनिपुलेट किया है। हम वोट, हमारे जो वोटर्स हैं वोट डालते हैं झाड़ू के लिए, वो कमल को वोट चला जाता है बीजेपी के। तो ये एक इंडिया में टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि आप सिस्टम को ब्लेम बहुत करते हैं। इंडिया में हम क्या है, हम काम कम करना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ वी डू आवर जॉब, वी परफॉर्म आवर ड्यूटीज, हम ज्यादातर वी स्टार्ट ब्लेमिंग द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करते रहो, सबसे ज्यादा अच्छा यही रहता है। खुद हम नहीं करते काम। हाँ, तो ये है, क्या करा जाए, लोगों में धीरे धीरे समझ आएगी। पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज का फायदा उठाती हैं। पढ़ ले फिर इलेक्शंस के आउटकम को पढ़ लेते हैं। तो वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयर ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम इलेक्शंस, इफ द आउटकम आर नॉट फ्री एंड फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल। ये बोल रहे हैं कि वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो हुआ है कि नहीं, ये उनके परिणाम से पता लगता है। इफ द इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर, अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है, द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल। तो आउटकम जो परिणाम होंगे वो शक्तिशाली लोगों के फेवर में होगा। अब देखो भाई, कोई गरीब आदमी तो किसी को खरीद नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई एक कैंडिडेट है जो गरीब है तो वो तो वोट पैसे बांटने वाला नहीं है वोट के लिए। तो जो ताकतवर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पैसे बांट के वोट खरीद सकते हैं और उससे आउटकम के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शंस। अब अब देखो, एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। भारत में ये देखा गया, जो रूलिंग पार्टी है ना, ये इसका देखो, इसके एक्सेप्शंस कुछ हो सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो एक एवरेज किस तरफ जा रहा है वो देखते हैं। ये देखा गया है कि जो रूलिंग पार्टी है वो कभी इलेक्शन हारती नहीं। अभी देखो, बीजेपी है, कंटिन्यूअस चल रही है। इससे पहले कांग्रेस थी, वो कंटिन्यूअस चल रही थी। तो वो क्या है कि जिसके हाथ में गवर्नमेंट, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बुक बता रही, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जिसके हाथ में गवर्नमेंट मशीनरी होती है, सरकार की ताकत होती है, वो नॉर्मली क्या है, मैनिपुलेट इलेक्शन को, रिजल्ट को करने की पोजीशन में होते हैं। और कभी कभी ऐसा किया भी जाता है। ये बोल रहे, बुक बोल रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। यूजुअली द losing party does not accept the outcome of a rigged elections। ये बोल रहे हैं कि ज्यादातर ये होता है, मैं बता ही चुका हूं कि जो रिजल्ट आते हैं, जो हार जाते हैं, वो इलेक्शंस के रिजल्ट को मानते नहीं है। द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ। अब बात कर रहे हैं कि इंडिया के जो रिजल्ट्स हैं वो अपने आप में कुछ बोलते हैं। एक सेकंड के लिए बेटा, एक सेकंड, मतलब गर्मी काफी है तो कुछ ना कुछ बीच में ऐसा करना होता है ताकि गर्मी से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। The outcome of India's elections speak for itself. The ruling parties routinely lose election in India
both at the national and state level. ये बोला रूलिंग पार्टीज routinely lost elections in India both at the national state level. In fact, every 2 out of the 3 elections held in the last 15 years the ruling party lost. अच्छा, जो मैंने कहा उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है ज्यादातर इलेक्शन में हारती है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे. In fact, every 2 out of 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. ये बोल रहे हैं कि अगर 3 इलेक्शंस हुए तो उनमें से 2 इलेक्शंस के अंदर रूलिंग पार्टी हारी है. ये एनसीईआरटी बोल रही है. लेकिन अगर आप देखोगे रिजल्ट, हरियाणा देखो रूलिंग पार्टी जीती, नेशनल लेवल पे देखो रूलिंग पार्टी जीतती आ रही है. इससे पहले कांग्रेस रूल कर रही थी, जीतती आ रही थी. नॉर्दर्न स्टेट के अंदर कहीं पर देख लो रूलिंग पार्टी जीतती आ रही है. कुछ एक्सेप्शनल भी है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसके अपोजिट में कह रही है आपकी बुक. इन बंगाल आल्सो यस, तो रूलिंग पार्टी ज्यादातर जीतती है, अगर काम करती है तो जीतती है. ये तो है, खाली करप्शन से कोई पार्टी जीत के नहीं आ सकती. मतलब इट हैज टू डिलीवर द रिजल्ट्स, लोगों को कुछ दिखाना पड़ेगा करके. इन द यूएस एन इनकम्बेंट और द सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लॉसेस इन इलेक्शंस. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बोल रहे हैं कि जैसे कि आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप लगातार रहे, इससे पहले बिल क्लिंटन रहे, इससे पहले और अभी कौन थे रिसेंटली, डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनसे पहले ओबामा थे, तो वो भी कंटिन्यूस रहे. ये बोले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो रूलिंग पार्टी है वो नॉर्मली जीतती है. यस, यूपी के अंदर तो बेटा आप देखेंगे ना, यूपी में जो सरकार है बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ की, वो तो पिछले 5 साल से है. अब आगे क्या होता है वो तो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें देखेंगे. तो कैंडिडेट हुआ, ये बोला है यूएस में जो इनकम्बेंट का मतलब जो सिटिंग है, जो सरकार में है, वो रेयरली लॉसेस इलेक्शन. इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलएस लॉस इलेक्शंस. भारत में आधे से ज्यादा लोग जो हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इलेक्शंस में हारते हैं. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with the non-criminal connections often lose elections. ये भी बोला जा रहा है कि जो लोग खरीदते हैं वोट, ठीक है ना, और जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के हैं, ऐसे लोग हारते हैं इलेक्शंस में, ऐसे लोग इलेक्शंस में हारते हैं. Barring a few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as a people's verdict by the defeated party. अगर कुछ एक आप एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो बोलते हैं जो डिफीट होने वाली पार्टी, जो इलेक्शंस में हार जाती है, वो भी इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है कि इलेक्शंस ठीक ठाक हुए थे. अब बच्चों हमारे पास में चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के, देखो आज इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं ना, बहुत दिन हो गए इस चैप्टर को चलते हुए. फिनिश, ठीक है ना. चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप अब कर लेते हैं. क्या चैलेंजेस हैं, मतलब उसके सामने समस्याएं क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है, उसके बारे में आप ऑलरेडी ये जान चुके हो. क्या क्या चैलेंजेस है आप जान चुके हो, फिर भी कर देते हैं, हमने डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो ऑल दिस लीड टू अ सिंपल कंक्लूजन, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर. तो जो ऊपर हमने पढ़ा उससे हमको लगा कि इलेक्शंस के अंदर जो भारत में इलेक्शंस होते हैं फ्री एंड फेयर है. द पार्टी दैट विंस एन इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट डज शो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर राइवल्स. अब जो जीतते हैं तो सोचो कि जनता ने उनको चुना है, इस वजह से जीतते हैं, ठीक है ना. जनता ने उनको चुन के भेजा है, इस वजह से जीतते हैं, ना कि कोई करप्शन से.
दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसीज, और ये हमेशा सच भी नहीं होता। कभी कभी जो इलेक्शंस अनफेयर मीन्स से भी जीत सकते हैं, ठीक है। देर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस रूल इन लास्ट 50 ईयर्स इन आवर कंट्री, और जो एक्सेप्शंस हैं वो कुछ है कि है जो करप्शन से जीत पाए हैं। दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो कुछ एक को अगर हम छोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और भारत के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। Yet the picture looks different if asked deeper questions. अगर हम पिक्चर को देखेंगे तो कुछ अलग से लगती है। Are people's preferences based on the real knowledge? क्या सच में लोग अपने इस्तेमाल करते हुए दिमाग का इस्तेमाल करके लोग किसी को वोट डालते हैं, प्रेफर करते हैं? इन इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। बोल रहे हैं कि आर द वोटर्स गेटिंग ए रियल चॉइस, और वोटर्स जिसको चाहते हैं क्या उसको चुन पाते हैं क्या? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शंस? क्या भारत में एक आम आदमी भी इलेक्शन जीत सकता है क्या? कैंडिडेट इन द पार्टीज विद ए लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू एंजॉय ए बिग एंड अनफेयर एडवांटेज और ए स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। ये बोल रहे हैं कि जिनके पास में पैसा है, पैसे से वो जीत नहीं सकते, ठीक है ना। अनफेयर मीन से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन ये तो है कि दे एंजॉय ए बिग एंड अनफेयर एडवांटेज, उनको एक बड़ा एडवांटेज मिलता है ओवर द स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बगैर है उनसे। अभी देखो कुछ बच्चे, अभी मैं देख रहा हूं 7 के 9 बच्चे लेफ्ट कर चुके हैं, और उनकी क्लास लेने वाला हूं अगली क्लास में। मैं मंडे को मैं बताता हूं तुम्हें बेटा, एक परसेंट को, एक इंसान को मैं देखता हूं, हर एक के पास में कॉल भी किया है मैंने ये बताकर कि तुमने कितनी देर क्लास अटेंड की है। तो निकम्मापन नहीं करना है क्लास के अंदर। हर एक बच्चे के ऊपर मेरा ध्यान है, कोई छूटता नहीं है मेरी नजरों से बेटे, नहीं बच सकते। तो in some part of the country, candidates with the criminal connections have been able to push. अब मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, सेकंड बुलेट्स पढ़ रहा हूं आपके पेज, नेक्स्ट पेज के ऊपर। In some parts of the country, candidates with the criminal connections have been able to push others out of the electoral race and secure a ticket from major parties. ये बोल रहे हैं कि भारत के कभी कभी किसी हिस्से में कुछ पॉलिटिकल क्रिमिनल बैकग्राउंड्स वाले जो लोग हैं वो इलेक्टोरल रेस यानी कि चुनाव के अंदर जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के लोग हैं वो एक सीधे साधे इंसान को चुनावी दौड़ से बाहर कर देते हैं। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, और ये तो भारत में है, इसमें हम मना नहीं कर सकते कि कुछ परिवार हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस के अंदर देखो, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद में राहुल गांधी, सोनिया गांधी। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए कि पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, इतनी बड़ी पार्टी के अंदर कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो उसको लीडरशिप दे सके छोड़ के गांधी परिवार के अलावा। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी में देखो तो उसमें मायावती ही उसकी अध्यक्ष है। इधर देखो समाजवादी पार्टी में तो उसके मुलायम सिंह, फिर उसके बाद में उसका लड़का, यानी कि परिवार के अंदर। तो जो ये परिवारवाद है वो खत्म होना चाहिए। Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to the relatives from these families. और वो अपने ही परिवार के लोगों को टिकट देते हैं। एक परिवार में सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। एक ऐसा वक्त था जब मुलायम सिंह खुद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके लड़के की वाइफ है, अखिलेश यादव की वाइफ है, वो एमएलए है और अखिलेश एमएलए है। तो और उनके मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो यानी कि क्या सिर्फ एक परिवार में काबिलियत है, लोगों में बाकी जनता बेवकूफ है क्या?
तो इसका अर्थ ये हुआ कि बेटा हमारे यहाँ पर परिवारवाद है, परिवार को हम आगे लेके आते हैं, पब्लिक को आगे नहीं लेकर आते। Very often elections often little choice to the ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practices. ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्शंस में कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डिनरी पीपल के सामने कोई चॉइस है, ठीक है ना, आम आदमी को कोई चॉइस नहीं है। और बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर, और जितनी भी पार्टीज है ना ये सब बराबर है। कोई भी पार्टी को ले लीजिए, सब पार्टी बराबर है, चाहे बीजेपी की बात करो, कांग्रेस की बात करो, समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, जो पार्टी का आप बात करो, सबकी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इनका सब बराबर है, सिर्फ अपना पर्सनल इंटरेस्ट सबसे आगे है, ठीक है। तो सम पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर ए ह्यूज एडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। अब जो बेटे जो स्मॉलर पार्टीज हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो किसी पार्टी से नहीं है, अब इनको बड़ा नुकसान होता है क्योंकि इनका मुकाबला बड़ी पार्टी से होता है, और बड़ी पार्टी के पास में मतलब उनके पास धन है, उनके पास में मैन पावर है, उनके पास में हिस्ट्री शीटर है, बदमाश है उनके पास में। तो दिस चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट आल्सो इन मेनी एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज। ऐसा नहीं है सब कुछ भारत में है, बाकी दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर भी होते हैं, बट आल्सो इन मेनी established democracies these deepest issues are matter of concern for those who believe in democracies। अब जो लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं उनके लिए ये बड़ा चिंता की बात है। जो लोग शरीफ लोग हैं, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उनके लिए सोचने की बात है। That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reforms in the electoral system. Can you think some of the reforms? What can an ordinary citizen do to face these challenges? अब ये बोल रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी आदमी है, सिटीजन्स हैं, वो इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं कि भाई जो देश के अंदर कुछ सुधार होने चाहिए, चुनाव के अंदर कुछ सुधार होने चाहिए, ऑर्डिनरी पीपल पार्टिसिपेट कर सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, ऐसा चाहते हैं सब लोग, ठीक है ना। तो अभी आपका एक होमवर्क है इस पेज में, वो है आपके पेज नंबर 74 पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। व्हाट इज द बूथ कैप्चरिंग, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, रिगिंग क्या है और टर्नआउट क्या है। तो इनका भी जो आप डिफाइन करने वाले हो अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। और जब मंडे को आप आएंगे, मंडे को जब आप क्लास में होंगे बेटा, तो आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज और ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ये आपकी नोटबुक के अंदर होंगे, और नोटबुक लेके मेरे साथ में बैठोगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि मंडे को हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। पहली बात, मंडे को हम हिस्ट्री लेके आएंगे और हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करेंगे। अब बच्चे ये नहीं बोलना सर हमारा फर्स्ट चैप्टर तो हुआ ही नहीं है। बेटा आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो जिनका फर्स्ट चैप्टर हुआ है उनको कुछ नहीं होगा। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि हम आपको करा देंगे, बट नेक्स्ट योर सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, आप सब लोग 9 समसे टाइम मत बताया करो मेरे को, अब मैं टाइम देख पाता हूँ, ठीक है ना। टाइम नहीं बताना, टाइम मेरे पास में होता है, मैं देख लेता हूँ। और स्टिल वी डू हैव 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में यही बता रहा हूँ कि बस काम पूरा करके लेके आना मंडे को, नहीं तो हालत होगी तुम्हारी खराब, राइट। सभी अपनी नोटबुक को कंप्लीट रखें, बगैर कंप्लीट नोटबुक पिटाई होने वाली है और बहुत जल्दी ही
होने वाली है जिन लोगों ने काम नहीं किया। और जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं है, प्लीज ड्रॉप मी द मैसेज टुडे ऑन माय नंबर, ठीक है ना, 704222777214 पे ज्वाइन कर लीजिए। सारे इंस्ट्रक्शंस उसी में होगी, सोशल साइंस से रिलेटेड। मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दोगे, मैं आपको ऐड कर दूंगा, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। देयर इज ए सेपरेट ग्रुप फॉर गर्ल्स, सेपरेट ग्रुप फॉर बॉयज। तो और नो ना तो उसमें कोई मैसेज ड्रॉप कर सकता है, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। उसके अंदर सिर्फ मैं आपके होमवर्क से रिलेटेड और जो इंस्ट्रक्शंस है वो पास हो पाएगी, अदरवाइज उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बेटा ऐसे याद नहीं रहेगा, आप मेरे पास मैसेज कर देना 704222777214 पे। मैं सबके, मेरे को कुछ है के याद है लेकिन सबका याद नहीं रख पाऊंगा, तो आप मैसेज करोगे तो मैं ऐड कर दूंगा सभी को। और आईडी अपना, प्रभा, प्रभा अपडेट योर आईडी, रितिका अपडेट योर आईडी, दक्षिता अपडेट योर आईडी, जिस जिसको बता रहा हूं आईडी अपडेट करो। निकिता अपडेट योर आईडी, अन्नू यू आल्सो अपडेट योर आईडी, हर्ष, अच्छा हर्ष की अपडेट है, और यशु, यशु अपडेट योर आईडी, आज हो जाना चाहिए आपकी आईडी अपडेट। सर कर रखी है। लिटिल नेहरा, मैं जिसको बोल रहा हूं या तो अपडेट कर दीजिए, या अपडेट हो चुकी है तो मेरे को मैसेज कर देना बाद में, ठीक है। लिटिल नेहरा बेटा तुम भी अपडेट करो अपनी आईडी, सबको जिसकी अपडेट नहीं है आईडी अपडेट कर देना। आकांक्षा, मोहित, गहलावत, और जो भी है जिसका भी, मुझे बोलने की जरूरत क्या है, सबकी आईडी अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। और जब मैसेज मेरे पास डालते हो आज, जैसे कि जिनका ग्रुप ज्वाइन नहीं हुआ है अपनी आईडी के साथ डाल देना, ताकि जब मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करूंगा तो आपकी आईडी उसमें इंक्लूड करूंगा। विदेश, आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी मंडे को। और मंडे हम करने वाले हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टेड है, चाहे फर्स्ट चैप्टर हो या सेकंड चैप्टर हो या पूरी हिस्ट्री, बड़े इंटरेस्टेड है। कहानी के रूप में हम बात करेंगे, ठीक है ना। और एक बार आप कहानी, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। बहुत ही मजेदार रूप से आपको करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। हिस्ट्री को बोरिंग नहीं समझना है। ओके प्रभा, अपडेट कर दिया, वो भी मैसेज डाल के बोलना है। मैसेज मतलब व्हाट्सएप मैसेज में मेरे को बोलना है कि सर मैंने अपडेट कर दी, क्योंकि यहाँ सामने नहीं दिखाई दे रहा उसको मैं बोल रहा हूं, तो फिर मैं चेक कर लूंगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस। आज यहीं पर खत्म करते हैं क्लास को, जल्दी से एग्जिट कर जाओ बच्चों। ओके बाय 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 कृतिका, रितिका, और जो भी, सभी को बाय मेरी तरफ से। और संडे से अच्छे से मनाइए। सर हमने आईडी अपडेट कर रखी है। बेटा मेरे को मैसेज में डाल देना, व्हाट्सएप मैसेज पे, ठीक है ना, अपनी आईडी के साथ। आई विल चेक के क्यों नहीं हुई है, व्हाट्सएप मैसेज करिए बेटा। बाय बेटा बाय। साहिल मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर मुझे पता लगेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा, ठीक है ना। मुझे नहीं पता। सर कार्तिक सर कह रहे थे। है बेटा, सर कार्तिक सर कह रहे थे, कार्तिक सर। अच्छा अच्छा, और न्यूज चलो में भी अच्छी आई बात है, बहुत अच्छी बात है। यस सर। बाय सर।
ठीक है बेटा, बाय बाय शाहिल।